है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज मौका है भारत की बात करने का। भारत की आज़ादी को आज 75 साल हो चुके हैं और पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, कविताएं सुनाई जा रही हैं। और आज हमारे साथ एसबीएन के इस स्टूडियो में हमारे सागर के युवा कवि और लोगों के दिलों में राज करने वाले दो कवि हमारे साथ उपस्थित हैं। अमित मिश्रा जी, अमित प्रभु मिश्रा जी। इनके बारे में मुझे एक ख़ास बात लगती है जो कि ये है कि इन्होंने अपने नाम के साथ अपने पिताजी श्री प्रभु मिश्रा जी का नाम भी जोड़ा है। और दूसरे वरुण प्रधान जी, ये दोनों ही हमारे सागर के बड़े ही लोकप्रिय कवि हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री अमित मिश्रा जी के बारे में। युवा कवि एवं पत्रकार, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से की और सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इन्होंने कई नाटक लिखे युवा उत्सव के लिए, कई नाटक लिखे, उन्हें निर्देशित किया और साथ में अभिनय भी किया। मंच पर इनका पहला कदम एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर रहा और मिमिक्री के दौरान इन्होंने कई पदक, कई पुरस्कार जीते। अब मैं बात करता हूं मिश्रा जी से कि आज इस मौके पर वो हमें देश के प्रति एक ऐसी कविता सुनाएं जिससे हमारा देश प्रेम और अधिक बढ़े। मिश्रा जी। अभिषेक जी, आपने कहा कि मिमिक्री से शुरुआत हुई थी। मिमिक्री से ज़रूर शुरुआत हुई और मिमिक्री को मैं मानता हूँ कि थिएटर का अगर निचोड़ कहीं है तो वो मिमिक्री के अंदर है। नाटक, स्किट, माइम, तीनों चीज़ें उसमें समाहित होती हैं और साथ में हमें लोगों को गुदगुदाना भी होता है, मनोरंजन भी करना होता है और उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। खुशी की बात है। यहाँ कई कविताएं, कई रचनाएं आपने सुनी होंगी। मैं एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस मौके पर जो वर्तमान परिवेश को दर्शाती है कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस तरह की कविताएं शायद युवा कंठ से ही निकल सकती हैं। मतलब देखिएगा, पहला मिश्रा है, किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। वाह, किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। हर तरफ आवाज़ उठती है, हमें ऐसा देश चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। तब बुंदेलखंड की माटी ही ये पुकार कर सकती है और ये कलेजा रख सकती है कि हर विषय पर बात करे। तब हम कहेंगे किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। अच्छा, कितनी और अदावत चाहिए बोलो तो। वाह वाह, किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। कितनी और अदावत चाहिए बोलो तो। टुकड़े टुकड़े कर देने तक धमकी दी। हिमाकत देखिए, इस देश में होती हैं ये हिमाकतें। किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। कितनी और अदावत चाहिए बोलो तो। टुकड़े टुकड़े कर देने तक धमकी दी। कितनी और हिमाकत चाहिए बोलो तो। वाह वाह वाह, सहिष्णुता, कमाल का मिश्रा। वाह, कितनी और हिमाकत चाहिए बोलो तो। दफ्तर में टेबल के नीचे बिकते हो। दफ्तर में टेबल के नीचे बिकते हो। दफ्तर में टेबल के नीचे बिकते हो। कितनी भेजूं लानत चाहिए बोलो तो। वाह 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 वाह, दफ्तर में टेबल के नीचे बिकते हो। कितनी भेजूं लानत चाहिए बोलो तो। पतन देखिएगा कि तक्षशिला से आए हम आंगनबाड़ी। हम क्या थे, हम क्या हैं। तक्षशिला से आए हम आंगनबाड़ी। कितनी और जहालत चाहिए बोलो तो। वाह, तक्षशिला से आए हम आंगनबाड़ी। कितनी और जहालत चाहिए बोलो तो। कहते हैं कि मुंसिफ ही ये ठीक नहीं। कहते हैं मुंसिफ भी ये ठीक नहीं। अपनी अलग अदालत चाहिए बोलो तो। वाह, कहते हैं मुंसिफ भी ये ठीक नहीं। अपनी अलग अदालत चाहिए बोलो तो। पुलिस, हकीमों, हाकिम तक पिट जाते हैं। इस देश में कुछ भी संभव है। पुलिस, हकीमों, हाकिम तक पिट जाते हैं। कितनी और शराफत चाहिए बोलो तो। वाह,
वाह। कितनी और शराफत चाहिए बोलो तो, और नर से नारी बनकर तुमने देख लिया। इस देश में कई ऐसे वाक्य हुए हैं। नर से नारी बन के तुमने देख लिया, कितनी और नजाकत चाहिए बोलो तो। वाह। कितनी और नजाकत चाहिए बोलो तो, किसको कैसा भारत चाहिए बोलो तो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो देश के वर्तमान परिवेश पर ये एक कटाक्ष था, एक कुठाराघात था। अभिषेक जी, कैसी लगी रचना? बहुत अच्छी रचना। और मिश्रा जी, बात की है वर्तमान की, तो वर्तमान में फ़िलहाल हर किसी को अपनी तरह का भारत चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ओलंपिक 2020 अभी कुछ समय पहले हमारे एक बिल्कुल एक युवा खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के दिखाया। उसने बहुत मेहनत की दोस्तों, उसने मेहनत की, इसीलिए आज उसका नाम पूरा देश जानता है। इसीलिए मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता होगा और आप सबको भी, कि आपको जैसा भारत चाहिए उसके लिए आपको खुद वैसी मेहनत करनी होगी। नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से, SVN परिवार की तरफ से। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कवि की। एक बहुत प्यारी कविता है, शायद आप सबने सुनी होगी, कटरा कर दूं तेरे नाम। कटरा कर दूं तेरे नाम हमारे सागर का एक बहुत फेमस जगह है कटरा, और ये कविता से ये फेमस हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर, दिल्ली के मंचों पर ये कविता जब सुनाई तो सागर से बहुत सी शुभकामनाएं वहाँ पहुँची। युवा कवि, पेशे से वकील वरुण प्रधान जी। वरुण प्रधान ने अपनी वकालत की पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय से पूरी की, और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान युवा उत्सव में इन्होंने कई पुरस्कार, कई पदक जीते। वहाँ पर इन्होंने डिबेट और ऐसी कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया जिसको एक आम विद्यार्थी करने से थोड़ा डरता है। और इनका खुद का वर्तमान में एक YouTube चैनल है, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि वरुण जी थोड़ी सी बात हमें बताएं। वरुण जी प्लीज़। धन्यवाद अभिषेक जी, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आज़ादी का जो 75वां उत्सव हम मना रहे हैं, सो मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। काफ़ी हर्ष का विषय है, आज हम आज़ादी की 75वीं प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। काफ़ी बढ़िया देश में चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब तरह की चीज़ें हैं। आपने मेरे YouTube चैनल का जिक्र किया, मैं सबसे पहले उसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। प्रधान नामा के नाम से मैंने एक YouTube चैनल बनाया था, जिसमें मेरी ये कोशिश थी कि सागर की जो गौरवशाली काव्य परंपरा है उसको मैं ऑनलाइन AV मीडियम में लोगों तक पहुंचाऊं। सो उसमें मैंने लगभग 51 एपिसोड बनाए, जिसमें दिवंगत और वर्तमान जो कवि सागर में हैं और जो कमाल का लिख रहे हैं, पूरी देश में, दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, सागर का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके कविताओं के वीडियो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ये मेरी एक कोशिश थी। और अभी मैं युवा कवियों को उसमें फीचर कर रहा हूं। सो ये एक छोटी सी बात थी मेरे चैनल के बारे में। और आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है जी। तो वरुण भाई के YouTube चैनल के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी वो अपने बारे में भी उसमें कुछ बातें करें। और अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई देशभक्तिपूर्ण कविता हम सबको सुनाएं। वरुण जी। धन्यवाद अभिषेक भाई। आज़ादी का जश्न है और इतना कुछ लिखा गया है हमारे देश के बारे में, बड़े बड़े कवियों ने तमाम बातें कही हैं। सो उसके बाद लिखना, और अमित भैया के बाद कविता पढ़ना ऐसा हो जाता है जैसा गुलाब जामुन खा लेने के बाद नीम की निबोली खा लेना जैसा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। 4 पंक्तियां पहले मैं आपको सुनाता हूं, छोटी सी, जो मैंने बिल्कुल शुरुआती दौर में लिखी थी। आप देखें, अमित भाई देश के वर्तमान हालात के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह की एक 4 पंक्तियां हैं। सुने कि इल्ज़ाम क्या था, गवाही क्या है। मैं वकील हूँ, मेरा राबता अदालतों से काफ़ी है, तो देखें इल्ज़ाम क्या था, गवाही क्या है, देखिए फैसला-ए ज़िल्ले इलाही क्या है। क्या कहने भाई, वाह। इल्ज़ाम क्या था, गवाही क्या है, देखिए फैसला-ए ज़िल्ले इलाही क्या है।
हम उल्लुओं ने ही बर्बाद किया है ये गुलिस्तान। वो एक लाइनें थी, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हाँ, डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उस ज़मीन से मैंने ये पंक्तियाँ उठाई कि ये गुलिस्तान बर्बाद हम उल्लुओं ने ही किया है। अब तुम क्या पूछते हो, सबब तबाही क्या है? क्या कहने। इल्ज़ाम क्या लगा, गवाही क्या है। दरअसल मैं मानता हूँ कि इस देश की यदि हालत ख़राब है ना, सो उसके लिए हम ही सब जिम्मेदार हैं। हम आराम से वॉटअबाउटरी में चले जाते हैं कि नेता ऐसे, ब्यूरोक्रेट्स वैसे, डॉक्टर वैसे, वकील वैसे, पर हम सब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ हिंदुस्तान होता है। 1/130 करोड़ हिंदुस्तान हम सब हैं। यदि हम अच्छे हो गए तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है वरुण भाई, बहुत 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 ही अच्छी कविता आपकी। और अब फिर से अमित भैया के पास चलते हैं। मिश्रा जी, जब पिछले बार हमने आपसे कविता सुनी तो आपकी पहली कविता थोड़ी सी क्रोध में थी। अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। ऐसी कोई कविता जिसमें कुछ हमारे दोस्तों के लिए, हम सब के लिए कोई मैसेज हो, प्लीज़ मिश्रा जी। आपने जो कहा है उस हिसाब से 90s का जो दौर था, जिन बच्चों ने 90s देखी हैं, जो उनमें बड़े हुए हैं, उनकी कई यादें सोशल मीडिया पर भी 90s के पोस्ट हम देखते हैं। मतलब अगर सबसे ज़्यादा कुछ चर्चित है तो 90s का दौर चर्चित है। तो क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो समस्या ज़रूर उठाता हूँ। आप कहीं जाते होंगे, सड़कों पर घूमते होंगे तो आपको मवेशी दिखाई देते हैं। असल में बीते दौर में मवेशी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे, वो हमारे सिस्टम में थे, लेकिन अब उनकी जगह मशीनें ले चुकी हैं। और ख़ास तौर पर बैल, सांड, ये सब सड़कों पे बहुतायत में दिखाई देते हैं। और ये पहले जो हमारे सिस्टम में थे, इनकी पूजा होती थी, खेती में ये बहुत ज़रूरी होते थे। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, फ्लैशबैक थोड़ा सा। जब मैं करीब 5-6 साल का रहा होऊंगा, उस वक्त की कुछ धुंधली यादें हैं। जैसे बहुत से लोग यहाँ पर शहरों में बसे हैं तो गांव के ही हैं मूल रूप से। और अगर स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक रहे हैं। बिल्कुल सही। तो गांव की ओर चलते हैं तो शहरों में जो लोग बसे हैं वो हैं तो गांव के ही। मुझे याद है कि एक बस जाया करती थी यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर मेरे गांव तक। बस में होते थे मैं, माँ, पिताजी, 2 बहनें। और जैसे ही बस एक कस्बे तक पहुंचती थी जहां से एक कच्ची सड़क मुझे गांव तक ले जाया करती थी, उस रास्ते के लिए एक बैलगाड़ी इंतज़ार करा करती थी। आपने भी अनुभव किया होगा, सबने किया होगा। मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, कोई ना कोई बैलगाड़ी लिए उस बस का बेसब्री से इंतज़ार करता है। और गर्मियों की छुट्टियों में जब हम लोग पहुंचते थे तो वो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करने वाली चीज़ वही थी कि बैलगाड़ी खड़ी है, बैल पे मतलब चला रहे हैं और वो देखते हुए। तब वहाँ से एक कविता निकल कर आई, चलाता बैलगाड़ी था जब अपने गांव जाता था। वाह, चलाता बैलगाड़ी था जब अपने गांव जाता था, हकनी हाथ में काका के होती थी, वही रस्सी पकड़ते थे। मैं उनकी गोद में बैठा, बड़े ही रौब से डांटता था बैलों को। चलाता बैलगाड़ी था। एक बालमन, चला तो चाचा रहे, लेकिन बालमन सोचते थे मैं ही चला रहा हूँ। तो चलाता बैलगाड़ी था जब अपने गांव जाता था, हकनी हाथ में काका के होती थी, वही रस्सी पकड़ते थे। मैं उनकी गोद में बैठा, बड़े ही रौब से डांटता था बैलों को। गले में घंटियां बजती थी जब वो दौड़ते थे और मैं ताली बजाता था। डांटता था बैलों को, गले में घंटियां बजती थी जब वो दौड़ते थे और मैं ताली बजाता था। पलटकर देखता था बैलगाड़ी में तो माँ भी मुस्कुराती थी। एक चित्रण, पलटकर देखता था बैलगाड़ी में तो माँ भी मुस्कुराती थी। घूंघट के भीतर से वो चेहरा साफ दिखता था, मगर बस मेरी आंखों से। बेटे की आंखों से। पलटकर देखता था बैलगाड़ी में तो माँ भी मुस्कुराती थी। घूंघट के भीतर से वो चेहरा साफ दिखता था, मगर बस मेरी आंखों से। वो कच्चे रास्तों पर कंकड़ों का टूटना उस चाक के नीचे,
सभी कुछ एक सुर में, एक लय में, यूं कि जैसे सबसे बेहतर कोई नगमा बन गया हो। तभी काका ये कहते थे कि मुन्ना तुम चलाते हो तो गाड़ी जोर चलती है। तभी काका ये कहते थे कि मुन्ना तुम चलाते हो तो गाड़ी जोर चलती है, तुम्हारे यार हैं ये, तुम इन्हें भूसा खिला देना, यहीं रहना, भैंसें चराना। सबने सुना होगा घर में, गांव जब पहुंचते हैं तो ये ताना सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि वही किताबों में क्या रखा है, यहीं रहो, भैंसें चराना। तभी काका ये कहते थे कि मुन्ना तुम चलाते हो तो गाड़ी जोर चलती है, तुम्हारे यार हैं ये, तुम इन्हें भूसा खिला देना, यहीं रहना, भैंसें चराना, किताबों में रखा क्या है। सही कहते थे काका, सही कहते थे काका कि अब सिग्नल के चौराहों पे हैं पैंपू की आवाज़ें। मैं अब जब गांव जाता हूं तो अपनी 4 व्हीलर से, मैं अब जब गांव जाता हूं तो अपनी 4 व्हीलर से। काका भी वो काका कहाँ हैं घर में ट्रैक्टर 2-2 वहीं रखे हैं गैरेज में, जहाँ पर सारथी पहले, जहाँ पर बैल रहते थे, मशीनों ने उनकी जगह ली। जहाँ पर सारथी पहले, जहाँ पर बैल रहते थे, सफ़र में अब कभी जब रास्ता रोके कोई भी बैल मिलता है तो जैसे कह रहा हो कि मुन्ना छोड़ दूं घर तक, मुझे भूसा भी ना देना। वाह, कितनी मार्मिक, वाह। मिश्रा जी, बहुत ही भावुक कर देने वाली कविता, गांव तक ले जाने वाली कविता। और मुझे लगता है कि हमें देश की याद सबसे ज़्यादा तब आती है जब हम सरहद पर एक जवान को देखते हैं या कि खेत में एक किसान को देखते हैं। बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। बहुत ही प्यारी कविता थी और बिना कुछ कहे मैं वरुण भाई से कहता हूँ कि अपनी एक कविता सुना के माहौल को थोड़ा सा हल्का करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। वरुण भाई जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि कवि, कलाकार और फिलोसफर्स ये बड़े यूटोपिया में रहते हैं, एक बड़ी आदर्शवादी दुनिया ये देखते हैं, सब बढ़िया सुंदर सुंदर सा, हमेशा ब्राइटर साइड की तरफ देखते हैं। लेकिन उतना ही आवश्यक है थोड़ा सा डार्कर साइड देखना, क्योंकि शायद हम उसको नहीं देखेंगे तो संभव नहीं होगा कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें। एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत क्रोधित होकर मैंने वो रचना लिखी थी, सच बात ये है क्योंकि हमें भैया ने एक बढ़िया क्रोध वाली रचना सुनाई और जैसा महाकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखकर गए हैं, इनका क्रोध इतना घातक नहीं है। आमतौर पर मैं प्रेम प्रीत का कवि हूँ, उसी के लिए मैं जाना जाता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार क्रोध आ जाता है जब हालात हम देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे हम, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे हम, बिना लिए प्रतिरोध नहीं छोड़ेंगे। हम विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, हम विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्रोध है जिसमें मैंने ये रचना लिखी थी और इसका शीर्षक है विरोध का विरोध। मैं एक चित्र बना रहा हूँ और मेरा दुर्भाग्य ये है या देश का दुर्भाग्य ये है कि ये कविता कभी पुरानी नहीं होती। मैं शीर्षक एक बार और सुनना चाहूँ। इसका शीर्षक है विरोध का विरोध जी। और ये कविता इसलिए पुरानी नहीं होती क्योंकि दुर्भाग्य से इस तरह के हादसे हमारे यहाँ पर अक्सर होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। मेरा सीधा इशारा है जो दंगे फसाद हमारे देश में होते हैं, और यदि उन दंगे फसाद की वजह मैंने ठीक ठीक लिख दी हो तो आपकी वाह उठे। वे उनसे असहमत थे, वे उनसे असहमत थे, वे भी और वे भी। वे उनसे असहमत थे, वे भी और वे भी, वे सभी बुद्धिजीवी थे। क्या बात है। वे उनसे असहमत थे, वे भी और वे भी, वे सभी बुद्धिजीवी थे। वे सभी आए और आकर अपनी असहमति के पक्ष में तर्क वितर्क करने लगे। वे सभी आए और अपनी असहमति के पक्ष में तर्क वितर्क करने लगे। फिर कुछ और लोग भी आए, ये ना तो बुद्धिजीवी थे ना तार्किक थे,
बस उनसे असहमत थे। अच्छा, वे तार्किक और बुद्धिजीवी नहीं थे, वे बस उनसे असहमत थे। इस तरह से एक भीड़ इकट्ठी हो गई। इस तरह से एक भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर कुछ और लोग भी आए जो उनसे सहमत थे और इनके विरोध कर रहे थे। तो इनकी असहमति पर सहमति जताने वाले और उनकी सहमति पर असहमति जताने वाली दो भीड़ें आमने सामने थीं। इस तरफ से उस तरफ के लिए पर्याप्त गाली गुफ्तार हुआ। फिर उस तरफ से हाथापाई भी शुरू हो गई। फिर इस तरफ से किसी ने उस तरफ एक ईंट उछाल दी। फिर इस तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। फिर इनने उनकी खेमे में आग लगा दी और वो आग उनने इनके खेमे में लगाकर बुझाई। शोर शराबा, गाली गलौच, हिंसा, इन सारे चक्कों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना इनकी तरफ थे ना उनकी तरफ थे, न सहमत थे न असहमत थे, लेकिन इनके और उनके बीच चक्की के दो पाटों की तरह पिस रहे थे। क्या बात है। मैंने कल अखबार में पढ़ा था, अमित भैया ध्यान दें, मैंने कल अखबार में पढ़ा था वे जो पिस रहे थे उनका नाम भारत था। क्या बात है। ये मेरी एक कविता थी। ये दरअसल कुछ समय पहले इस तरह का हिंसा का एक माहौल था और तब कुछ लोग इस तरफ को इसके लिए जवाबदार ठहरा रहे थे, कुछ उस तरफ को जवाबदार ठहरा रहे थे, लेकिन शायद बीच की बात कोई नहीं कह रहा था कि दोनों तरफ से पर्याप्त आगजनी हुई। ये कत्ल व गारत का जो दौर है वो दोनों तरफ से हुआ। सो मैंने ये क्रोध में ये कविता लिखी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बहुत प्यारी कविता वरुण जी, बहुत ही अच्छी कविता। और ये जो भारत है, ये भारत एक आम आदमी से और ऐसे एक नहीं करोड़ों आम आदमियों से मिलकर बना है। और अक्सर देखते हैं कि कोई दंगा फसाद, कोई भी आगजनी, कुछ भी हो, आम आदमी ही पिसता है दोस्तों। इसलिए हमारे SBN की तरफ से भी ये एक मैसेज है कि किसी भी दंगे फसाद में बिना कारण जाने बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। अब आखिर में अमित मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अंतिम कविता, इस प्रोग्राम की अंतिम कविता को हमारे सामने पेश करें। मिश्रा जी, अंतिम कविता। जैसा कि मैं यही सोच रहा था कि तीसरी कविता, आखिरी कविता कौन सी होनी चाहिए। जी। कई गज़लें थी, कई कुछ जहाँ से जो कुछ भी याद आया मैंने कोशिश की। गांधी के बिना आज का ये कवि सम्मेलन मेरे ख्याल से वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा जब तक गांधी ना पढ़ी जाए। ये कविता असल में थोड़ी पुरानी तो है और कई वीडियोस में भी मैंने इसे दिया है, कहीं बहुत चर्चित कविता है। अमित भैया के जवानी के दौर की कविता है वो। हम देखते हैं कई वरुण जी गांधी चौक बने होते हैं, गांधी जी की मूर्ति लगी होती है, लेकिन जो सम्मान, जो चीज़ें होनी चाहिए वो जब नहीं होती तब कुंठा पैदा होती है। उस कुंठा में लिखी गई ये कविता है कि कौन है गांधी, कौन है गांधी, कौन है गांधी। एक सवाल खड़ा हुआ, जब गांधी की प्रतिमा के आसपास ही उनके आदर्शों की अवहेलना हो तो मुझे लगता है कि लोग गांधी को भूल चुके हैं। तब ये आवाज़ उठनी चाहिए कि कौन है गांधी, कौन है गांधी, कौन है गांधी। किताबें उतनी सरलता से नहीं बताएंगी जितनी सरलता से कवि बता सकता है। आज़ादी का जाम है गांधी। कौन है गांधी, कौन है गांधी, कौन है गांधी। तो मैं बताता हूं कौन है गांधी कि आज़ादी का जाम है गांधी, भारत की आवाम है गांधी। आज़ादी का जाम है गांधी, भारत की आवाम है गांधी। सबका अपना दाम है लेकिन कुर्बानी बेदाम है गांधी। सबका अपना दाम है लेकिन कुर्बानी बेदाम है गांधी। त्याग समर्पण कर्म है गांधी, अटल अडिग का मर्म है गांधी। देश प्रेम है धर्म अगर तो इसके चारों धाम है गांधी। वाह वाह। अटल अडिग का मर्म है गांधी। देश प्रेम है धर्म अगर तो इसके चारों
धाम है गांधी, कमजोरों का बल थे गांधी। कौन थे गांधी? कमजोरों का बल थे गांधी, हर मुश्किल का हल थे गांधी, जिसकी नींव पे आज है कायम, आज कभी तक कल थे गांधी। आहा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कमजोरों का बल थे गांधी, हर मुश्किल का हल थे गांधी, जिसकी नींव पे आज है कायम, आज कभी तक कल थे गांधी। और ये दल कहता यहाँ थे गांधी, वो दल कहता वहाँ थे गांधी। मैं सच कह दूं कहाँ थे गांधी, ये दल कहता यहाँ थे गांधी, वो दल कहता वहाँ थे गांधी। मैं सच कह दूं कहाँ थे गांधी, अपने आप में दल थे गांधी, अपने आप में दल थे गांधी। और अब मत पूछो कौन है गांधी, दांडी यात्रा नौन है गांधी। बुंदेलखंड में नौन नमक को कहते हैं। और अब मत पूछो कौन है गांधी, दांडी यात्रा नौन है गांधी, नमक हरामो ये मत भूलो, सबके अंदर मौन है गांधी। वाह 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 भैया, मुकर्रर फिर से। एक शेर, एक मतलब दो शेर याद आए हैं। एक संदेश भी मैं देना चाहूँगा यहाँ पर्यावरण के लिए। हम कहाँ हैं? पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए, फिर एक छोटी सी धरती को देखा जाए, फिर हम अपने आप को ट्रेस करते हुए जब एक बिंदु पर पहुँचते हैं तो हम कुछ नहीं। मध्य प्रदेश, फिर सागर, जी, हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ नहीं। तो ब्रह्मांड में एक छोटी सी बिंदी पृथ्वी पास पहुंचो तो यूं जैसे एक बड़े से हॉल में एक छोटी सी सीनरी लगी हो मनोरंजन के लिए। जैसे एलईडी टीवियां हम चिपका देते हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि कोई परम सत्ता उस चीज़ को देखती होगी कि ये मैंने सजावट के लिए लगाई है। आपकी सीनरी में भी कभी दीमक लग गए होंगे, ऐसे ही उसकी सीनरी में कुछ दीमक लगे हैं, तब मैं और उस पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, वन्य जीव नहीं रह पा रहे हैं। सीनरियाँ ऐसी होती हैं, कहीं झरने दिख रहे हैं, हम खुद लगाते हैं ये सब। तो उन्हें एक सजीव सीनरी अपने लिए एक परम सत्ता ने लगा रखी थी। तब एक मतलब दो शेर, कुछ कंक्रीट, कुछ कंक्रीट, तो कुछ ग्रीनरी में रहते हैं। ग्रीनरी, दो प्रकार के लोग। हम कंक्रीट में रहते हैं और बाकी जो जीव जंतु जो भी है वो ग्रीनरी में रहते हैं। कुछ कंक्रीट तो कुछ ग्रीनरी में रहते हैं, हम आप सब एक सीनरी में रहते हैं। वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह। कुछ कंक्रीट तो कुछ ग्रीनरी में रहते हैं, हम आप सब एक सीनरी में रहते हैं। हर वक्त उसकी हम पर ही नज़र है, हर वक्त उसकी हम पर ही नज़र है, हम उसकी रात दिन मॉनिटरी में रहते हैं। वाह, हम उसकी रात दिन मॉनिटरी में रहते हैं। और जन्नत कहा जाता है जिनको धरती की, वो हिस्से क्यों भला आर्टिलरी में रहते हैं। वाह, वो हिस्से क्यों भला आर्टिलरी में। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच। और सबसे खास बात मुझे जो बीच में एक आपने प्रकृति को भी लिया, आपने गाँव को भी लिया, आप शहर में आपने दंगों की बात भी की, आपने और सारी बातें हमारे दोनों कवियों ने ले दे के सारे जो मुद्दों को इकट्ठा कर लिया। गांधी जी की बात जो कहीं से छूट रही थी, जैसे अभिषेक जी, मैं आपको तोड़ते हुए कुछ कहना चाहूँगा कि जैसा आपने तारुफ कराया था, बताया था कि मैं मिमिक्री के लिए जाना जाता था और ये सब, और इन सब से हट के सफ़र होता है। सफ़र के चलते चलते बुंदेली रचनाएं भी मैंने बहुत सी लिखी, बहुत कुछ कोशिशें की, और उनके लिए मुझे जाना जाता है बुंदेली रचनाओं के लिए। तो बुंदेलखंड की माटी पर अगर कोई बुंदेली रचना ना हो और प्रस्तुत ना की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधूरापन है। तो फिर से खेतीबाड़ी की तरफ चलते हैं। अब बुंदेलखंडी की कविता हो रही है साहब कि पानी की उम्मीद हती, पानी की उम्मीद हती, सोरे निकरे। बढ़िया। मतलब जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो बुंदेली माटी हर चीज, हर संकट पर यास में ले जाती। पानी की उम्मीद हती सो ओरे निकरे, अपनी किस्मत के सब पन्ना कोरे निकले। कोरे निकले। बहुत खूब। पानी की उम्मीद हती ओरे निकरे, अपनी किस्मत के सब पन्ना कोरे निकले। कोरे निकरे। और हम ओरायना मतलब शिकायत, हम ओरायनो लेके उनके दद्दा के गए। पानी की उम्मीद हती जो ओरे निकरे, अपनी किस्मत के सब पन्ना कोरे निकरे। हम ओरायनो लेके उनके दद्दा के गए,
उनके दद्दा उनसे बड़े छिछोरे निकले। बहुत खूब, वाह वाह। हम उरायनो लेके उनके दद्दा के गए, उनके दद्दा उनसे बड़े छिछोरे निकले। और सब तो फेयर एंड लवली लगा के करिया पर गए। सब तो ये शेर उस पे संपन्नता और विपन्नता में, जो विपन्नता में मेडल लेके आ जाए, बिल्कुल उसके लिए शेर है कि सब तो फेयर एंड, सब सुविधाएं होते हुए भी कुछ काम नहीं हो पाते हैं। सब तो फेयर एंड लवली लगा के करिया पर गए, हम तो डामल पोत पोत के गोरे निकले। वाह वाह, बहुत खूब। सब तो फेयर एंड लवली लगा के करिया पर गए, हम तो डामल पोत पोत के गोरे निकले। हम तो डामल पोत पोत के गोरे निकले। पानी की उम्मीद हती सो ओरे निकले, अपनी किस्मत के सब पन्ना कोरे निकले। हम उरायनो लेके उनके दद्दा के गए, उनके दद्दा उनसे बड़े छिछोरे निकले। और सब तो फेयर एंड लवली लगा के करिया पर गए, हम तो डामल पोत पोत के गोरे निकले। सोनो छीके अपन सबई ने माटी कर दो। सोनो छीके अपन सबई ने माटी कर दो। फूटे भाग राम धई तोरे मोरे निकले। फूटे भाग राम धई तोरे मोरे निकले। तो ये बुंदेली की एक रचना थी। सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को, और ये बात सच है, सच बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं हमने सोने को माटी कर दिया, या हमने उस माटी की कदर नहीं की जिसने हमें सोना बनाया। और बहुत सारी बातें हुई। मुझे एक बात ध्यान आई बीच में, जब इन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि कितने गांधी हैं, क्या थी वो कविता, कौन थे गांधी। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि जब हम तीनों विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तब हमने तीनों ने एक ही नाटक में एक साथ काम किया था, गांधी चौक। बिल्कुल गांधी चौक में जी। और वो उसके लेखक थे, मिश्रा जी ही थे उसके लेखक, अशोक मिश्रा जी उसके लेखक थे। और हमने उस नाटक में खास बात यह है कि कई शोज़ किए, कई बार उस नाटक को मंचित किया गया, और हम तीनों ने उसमें अलग अलग किरदार किए, कभी मास्टर जी, कभी ननकू नागपुरी, कभी छकौड़ी लाल, कभी ये कभी वो। बहुत अच्छा नाटक। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सब के बुलाने पर आप दोनों ने यहाँ पर शिरकत की, आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। SVN परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पत्रकारिता के, आपके वकालत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे आशा करते हैं कि जब कहूँ भी भैया हम उन्हें फिर बुलाएं, तो तुम उन्हें अब धारे आ जाइए भैया। बिल्कुल। और SVN की तरफ से आपको सम्मान स्वरूप कुछ हम देना चाहते हैं, बस इसको आप एक संकेतवश समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस, देश की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस और देश की आज़ादी का जश्न आप सभी मनाएं, और देश को कभी ना भूलें। नमस्कार।